हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण पाठ 6 कक्षा 6 का पाठ 3 शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है? शब्द वर्णों का एक समूह है जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे दादी जी आरती कर रही हैं, पापा मम्मी बातें कर रहे हैं, तान्या गीत गा रही है। इन सभी वाक्यों में शब्दों का एक समूह है जिसको हम अर्थ के द्वारा समझ सकते हैं। प्रत्येक भाषा में शब्दों की संख्या बहुत बड़ी होती है। समय के साथ साथ नए शब्द बनते हैं, पुराने अपना रूप बदलते रहते हैं। शब्दों का रूप धीरे धीरे बदलता है। विभिन्न आधारों पर शब्दों के भेद इस प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो स्पष्ट और पूरे अर्थ का पता बताते हैं, अर्थात उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जिससे हमें पूरा किसी भी शब्द का स्पष्ट अर्थ समझ में आ जाए। जैसे पुस्तक, विद्यालय, भारत, सुंदर, मीठा आदि। निरर्थक शब्द उन शब्दों के समूह को कहा जाता है जिससे पढ़ने पर उसका पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है। जैसे पानी वानी पियोगे, तो पानी तो ठीक है, समझ में आ रहा है, वानी क्या होता है? पानी वानी तो कुछ होता नहीं ना। तो ऐसे शब्दों को हम निरर्थक, किताब विताब, घर वर। अब प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनको रूप में लिंग, वचन या कारक के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े, घोड़ी, तो उसमें लिंग में, वचन में या कारक में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। घोड़ा पुल्लिंग हो गया, घोड़ी स्त्रीलिंग हो गई, घोड़े बहुवचन हो गया। अच्छा, अच्छे, अच्छी, मैं, मुझे, हमें। तो इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है, ये सभी विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे जितना, किंतु, जहाँ, मैं, जहाँ, वहाँ, नित्य, धीरे धीरे, उफ, आह, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। वाक्य के बनावट के आधार पर शब्द भेद। वाक्य की बनावट के आधार पर शब्द भेद को तीन भागों में बांटा गया है। एक रूढ़ि शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ि शब्द जिन शब्दों में परंपरागत विशेष अर्थ प्रकट होते हैं, उन्हें रूढ़ि शब्द कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे गुलाब, अगर हम गुलाब के दो टुकड़े कर दें तो गुलाब या गुलाब, इसमें से कोई भी टुकड़ा करने पर उसका कोई अर्थ नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से कलम, कलम, कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के योग से होती है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्या, धन, अर्थी,
पाठशाला पाठ धन शाला, सुकर्म सुधन कर्म, हिम धन आलय हिमालय। ये यौगिक शब्द हैं, अर्थात दो शब्दों के योग से मिलकर बने हैं इसलिए। और जिन शब्दों से मिलने से ये सभी शब्द बने हैं उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसके बाद है योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से हुई हो पर वे किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाएं, तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला, और चार भुजाओं वाला कौन है? यह विष्णु जी के लिए प्रसिद्ध हो गया है। इसी प्रकार से पीतांबर, पीला धन अंबर, पीले वस्त्र का अर्थ कौन हो गया? श्री कृष्ण को पीले वस्त्र पहनने वाला है, उनको इसीलिए पीतांबर कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कुछ योग रूढ़ शब्दों का यहाँ पर आपके सामने, जैसे 10 आनन, 10 धन आनन, 10 मुँह वाला रावण, दुरात्मा, दुर्धन आत्मा यानी बुरी आत्मा वाला दुष्ट, श्वेतांबर, श्वेत धन अंबर अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला सरस्वती, सुलोचना, सु यानी सुंदर, लोचना यानी आँखों वाली, सुंदर आँखों वाली कौन होता है? स्त्री। इसी प्रकार से कुछ और शब्द भी यहाँ आपको देखने मिल रहे हैं, जैसे कि नीलकंठ शंकर भगवान के लिए कहा जाता है, लंबोदर गणेश के लिए कहा जाता है, चक्रपाणी विष्णु के लिए कहा जाता है, हिमालय एक पर्वत का नाम है। उत्पत्ति के आधार पर भी हम शब्दों को अलग अलग भेदों में बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को 4 भेदों में बांट सकते हैं, जिन्हें हम तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों में बांटते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और इन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए होते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, साहित्य, सर्प, वायु, जल। तो संस्कृत के शब्द जिनका वैसे का वैसा ही प्रयोग होता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के शब्द जिनका रूप कुछ बदल गया हो तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द जिनका रूप बदल जाए वो तद्भव शब्द हैं। जैसे माता, पिता, दूध, घी, चांद, सूरज, रात, दिन आदि। देशज शब्द जो शब्द प्रांतीय बोलियों से हिंदी में आते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, पेट, लोटा, पगड़ी, गाड़ी, पैसा, डिबिया, रोटी, झोपड़ी आदि। इसी प्रकार से विदेशी शब्द जब विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, उर्दू, पुर्तगाली, अरबी आदि के शब्द हिंदी में आते हैं तो उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। और इन शब्दों के आने का मुख्य कारण हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारी और व्यापारी रहे हैं, क्योंकि जब आक्रमण करने के लिए आए यहाँ रहे तो उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया और वे शब्द हमारी भाषा में शामिल हो गए। व्यापारियों के द्वारा भी ऐसा ही किया गया। अब हिंदी में स्वीकार, ठीक है। जैसे अरबी शब्दों में से कौन कौन से शब्द आए? आदमी, औरत, दुनिया, हमला, अखबार, आज़ाद, कानून, दफ्तर, अमीर, इनाम, कीमत, फ़ायदा, किला, गरीब आदि। उसी प्रकार से फ़ारसी में तीर, मलाई, मुफ्त, बर्फ़, नमक, दीवार,
शादी, चिराग, आतिशबाजी, ये सारे फारसी के शब्द हैं। तुर्की शब्दों में बेगम, कुली, कालीन, कैंची, तोप आदि तुर्की शब्द हैं। पुर्तगाली शब्दों में कारतूस, गमला, कमीज, तौलिया, फीता आदि शब्द हैं। अंग्रेजी के शब्द पेन, पेंसिल, थर्मामीटर, पेपर, बल्ब, टेलीविज़न, लेटर बॉक्स आदि ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी से आए हैं। फ्रांसीसी शब्दों में पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, कारतूस हैं। वहीं चीनी शब्दों में लीची, चाय, पटाखा और तूफान शब्द हैं। यूनानी में टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम आदि शब्द यूनानी में आए हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वर्णों की सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार हैं, विकारी और अविकारी शब्द। बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़ि, यौगिक और योगारूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इसके बाद आपकी यह एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जिसमें शब्द किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं। वर्णों की सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को रूढ़ि, यौगिक और योगारूढ़ में बांटकर लिखना है। नीचे यौगिक कौन है, रूढ़ि कौन है और योगारूढ़ कौन है। इसके बाद आपको खाली स्थान भरना है और फिर दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग आप अपने स्वयं से करेंगे और सार्थक और निरर्थक शब्दों के चार उदाहरण आप पाठ से पढ़कर लिखेंगे। इसके बाद में आपको नीचे दिए गए तद्भव, तत्सम और देशज विदेशी शब्दों को छांटना है जो कि हमने अभी आपको पढ़ाया है। और इसके बाद में है शब्दों के तद्भव रूप। ये सारी एक्सरसाइज का वीडियो में हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको घर में अपनी पढ़ाई करने में समस्या ना हो। इसके बाद ये होमवर्क के रूप में आपको दिए गए जो सही विकल्प के प्रश्न हैं उनको आपको अपने स्वयं से करना है और उसके सही उत्तर छांटकर अपनी कॉपी में लिखना है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप अपने कॉपी में उत्तर लिखने के बाद यदि कहीं बीच में आपको परेशानी होती है तो आप अपने इस वीडियो को एक बार से अधिक बार देखें और समझें और उसके बाद अपना काम करें। जिन बच्चों ने अभी इन वीडियो को देखने के बाद भी लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो बच्चे इन वीडियोस के लाइक और शेयर कर दें ताकि जैसे ही आपकी क्लास का या किसी भी क्लास का वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए और आप पढ़ रहे हैं इसकी जानकारी भी हमको तुरंत मिलती रहे। तो बच्चों, आज हमने हिंदी व्याकरण का पाठ 3 देखा है। इसके बाद अगली क्लास में हम पुनः मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।